जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 18 जनवरी वेडनेसडे और हर रोज की तरह आज भी हम 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तीनों डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में से रहेंगे। 2 आर्टिकल्स आईआर से संबंधित, एक आर्टिकल हम बात करेंगे मिडिल पावर्स के बारे, टोक्यो, बर्लिन, कैसे वो यानी कि जापान और जर्मनी कैसे वो कन्फ्रंट कर रहे हैं दुनिया को अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज में तब्दीलियां लेके आके। उसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ साउथ एशिया, इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ द आइडिया ऑफ साउथ एशिया। सुहासिनी हैदर जी ने आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करते हैं साउथ एशियन ब्लॉक को कि यहां पे ज्यादा रीजनलिज्म देखने को नहीं मिलता। उसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये इंदिरा जयसिंह जी ने लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, फॉक्स इन द हेन हाउस। क्या कंटेक्स्ट है आर्टिकल का? बेसिकली ये मुद्दा, ये डिबेट फिर से हमारे सामने आ चुकी है, जहां पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो चाह रहे हैं कि उनका पलड़ा ज्यादा भारी हो जजेस की नियुक्ति में। जजेस चाहे वो उच्चतम न्यायालय के हों या चाहे वो उच्च न्यायालय के हों, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट में हो, सरकार ये चाह रही है कि उनका पलड़ा ज्यादा भारी हो जजेस की नियुक्ति में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, जैसे आप जानते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको रोज की तरह बताना चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद ये वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, तो आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स चल रहा है, जोरों शोरों से चल रहा है। 28 नवंबर को ये शुरू हुआ था और ये 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। तो ये मौका है आपके लिए, यदि आप अपने स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स को पॉलिश करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं प्रीलिम्स 2023 से पहले। इस कोर्स के बारे और जानकारी लेने के लिए आप यहां पे नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी पूरी यहां पे असिस्टेंस की जाएगी। बढ़ते हैं पहले आर्टिकल के टुवर्ड्स। अ डिफरेंट टोक्यो बर्लिन कन्फ्रंट द वर्ल्ड टुडे। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा फूमियो, वो अभी अमेरिका गए थे, अमेरिका के दौरे पे गए थे, और उन्होंने ये कहा कि देखिए जापान बदल चुका है, हम एक डिफरेंट जापान है। और ये जापान का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किशिदा फूमियो ने कहा कि इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा, इसका श्रेय जाता है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को। शिंजो आबे, जी हां, वही शिंजो आबे जिनको पिछले साल जापान में असैसिनेट किया गया था, मारा गया था। उन्होंने शायद इस बात को स्वीकार किया था, शिंजो आबे जी ने सबसे पहली बार इस बात को स्वीकार किया था 2000s में और 2010s में कि चाइना एक अग्रेसिव कंट्री है, चाइना एक अग्रेसर है, और चाइना के बढ़ते मिलिट्री और नेवल क्लाउड को जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया था। और उन्होंने यह भी कहा था कि चाइना का यह राइज एशिया के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत खतरे वाला हो सकता है। जापान यह बात कह रहा है कि भी देखिए दुनिया इस वक्त बदल चुकी है, तब्दीली आ रही है, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बदल चुका है, तो जाहिर है कि इस बदलाव में हम भी अपने आप को बदलें। उसी तरह से जर्मनी के जो चांसलर हैं, अब यूक्रेन की वॉर से कुछ टाइम पहले ही जर्मनी में ट्रांजिशन हुआ था। एंजेला मर्केल के बाद जो नए चांसलर बने थे जर्मनी के, ओलाफ स्कॉल्स थे, उन्होंने भी एक ऐसे लिखा था फॉरेन अफेयर्स जर्नल में, जहां पे उन्होंने कहा था कि जर्मनी भी बदल चुका है, कि हम एक डिफरेंट जर्मनी है। हमको बदलने में किसने मजबूर करा है? ओलाफ स्कॉल्स ने कहा कि हमको बदलने में रशिया ने मजबूर करा है। यूक्रेन में जो लड़ाई हुई, जो 1 साल हो चुका है इस लड़ाई को, उसके कारण जो दुनिया में बदलाव आया, जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में बदलाव आया, तो उसके चलते ओलाफ स्कॉल्स कह रहे हैं कि ये वो घड़ी है दुनिया के लिए। यानी कि इन्होंने एक वर्ड से डिस्क्राइब करा चेंजिंग जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को, ये जर्मन वर्ड है ज़ाइटनवेंडे। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ? टर्निंग पॉइंट, कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट अभी इंटरनेशनल ऑर्डर में आया है थैंक्स टू द रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जो कि डिमांड करता है कि हम भी, जर्मनी भी अपनी रणनीति और राजनीति बदले। अब अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा एलाइज कौन थे, एक्सिस पावर्स कौन थी। तो जाहिर सी बात है, जैसे आप जानते ही होंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी और जापान ये एक्सिस पावर्स थे। अब किसी जमाने में दोनों ही देश बहुत बड़े अग्रेसर्स थे। आज दोनों देश रशिया को और चाइना को अग्रेसर्स कह रहे हैं, किसी जमाने में ये भी बहुत बड़े अग्रेसर्स थे। कहा जाता है जापान ने सोए हुए शेर को जगाया था पर्ल हार्बर पे अटैक करके। अपना सबक सीख लिया, जापान और जर्मनी दोनों ने अपना सबक सीख लिया। उन्होंने कहा कि देखो,
हमने अपना सबक सीख लिया था। जर्मनी की इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जापान में हिरोशिमा नागासाकी जो बॉम्ब्स फेंके गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान ने कसम खा ली थी कि भाई अब इस इंसिडेंट के बाद, इस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हम कभी भी मिलिट्री थ्रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कभी भी मिलिट्री को मिसयूज नहीं करेंगे, देयर बाय एक पैसिफिस्ट पॉलिसी हम फॉलो करेंगे। लेकिन आज थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू चाइना, दोनों के अग्रेशन को, चाइना का अग्रेशन एशिया में, इंडो पैसिफिक में, और रशिया का अग्रेशन यूरोप में, ये दोनों कंट्रीज मजबूर कर रहे हैं जापान और जर्मनी को अपनी रणनीति बदलने के लिए। तो फूमियो किशिदा जी ने कहा, उनके अगर शब्दों की बात करें, कि जो फ्री ओपन स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर था फरवरी 2022 से पहले, वो अभी खतरे में है। बहुत बड़ी चुनौती है उसके ऊपर। जापान कह रहा है कि हम अपने कंधे खुद मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बाजुएं खुद मजबूत करना चाहते हैं, अमेरिका के कंधों के ऊपर ज्यादा टाइम तक हम नहीं निर्भर हो सकते हैं। बहरहाल अपने कंधे मजबूत करने पर भी हम अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती को और स्ट्रेंथन जरूर करना चाहेंगे, और इसलिए हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में चेंज लेके आ रहे हैं, डिफेंस स्पेंडिंग में चेंज लेके आ रहे हैं। तो दो ऐसे चेंजेस जो जापान के द्वारा हमने देखे पिछले 1 साल में, जो उनकी पॉलिसी में हम बात करें, उनके चेंजेस इन देयर फॉरेन पॉलिसी। पहली बात तो उन्होंने एक्टिवली अपोज करा। जापान ने कभी भी किसी भी ऐसे मेजर इवेंट में अपना कोई स्टैंड, अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन इस लड़ाई के दौरान, यूक्रेन लड़ाई के दौरान, जापान ने अपना ओपिनियन दिया और जापान ने एक्टिवली अपोज करा रशिया के अग्रेशन ऑन यूक्रेन को। हाँ, यह बात जरूर है, इस बात को लेके इवन जो बाइडेन ने इंडिया को टॉन्ट भी मारा था कि देखो क्वाड के तो सारे देश रशिया को कंडेम कर रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो जापान है, अकेला भारत ही है जो कि किसी को कंडेम नहीं कर रहा है। बहरहाल जापान के प्रधानमंत्री का यह कहना था कि आज अगर यह घटना यूक्रेन में हुई है तो हो सकता है कल को यह घटना एशिया में हो सकता है कि कल को चाइना और जापान के बीच में भी काफी डिस्प्यूट्स हैं ईस्ट चाइना सी में, ओवर द सेनकाकू दियायू आइलैंड्स। हो सकता है जापान को लगा कि भाई चाइना ऐसा षड्यंत्र, चाइना ऐसा इन्वेजन साउथ कोरिया में, ताइवान में, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के टुवर्ड्स, जापान में कहीं भी ऐसा इन्वेजन कर सकता है। और दूसरी बात, बदलते माहौल में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की जहां पे बात आती है, तो जैसे आपको मैंने बताया कि जापान ने कहा हम अपने कंधे मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, हम इतने टाइम से पैसिफिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, हम इतने टाइम से कह रहे थे कि अपनी मिलिट्री का दुरुपयोग हम नहीं करेंगे, हम किसी को इंटिमिडेट नहीं करेंगे बाय थ्रेट, लेकिन अभी हम अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहते हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करने के लिए नहीं, लेकिन अपनी डिफेंसिव कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। कल को अगर हम पे संकट आती है, मुसीबत आती है, देखिए अब अगर हम क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी पढ़े पॉलिटिकल साइंस में, तो वहां पे एक टर्म आता है एसेंशियल अनार्की का, जहां पे जो सारी स्टेट्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करना। तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आज जापान अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, लेकिन जापान ने यह भी कहा कि पहला वार हम नहीं करेंगे, अगर कोई हम पे वार करेगा तो उसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे। क्या चैलेंजेस जापान के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने रखे हैं? उन्होंने यह भी कहा है व्हाइल एड्रेसिंग हिज स्पीच कि कुछ चुनौतियां भी हैं हमारे सामने जिसका हमको खास ख्याल रखना है। पहली चुनौती है G7 को कंबाइन करने में, G7 यूनाइटेड रहे, ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है और चैलेंज बन सकता है। अब G7 जैसे कि आप जानते हैं जो सबसे विकसित देश हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज हैं G7 में, उनका एक साथ होना, यूनाइटेड होना बहुत इंपेरेटिव है। और खास करके ये G7 जो ब्लॉक है कैसा अपना रिश्ता, कैसा अपना रिलेशन चाइना के साथ मैनेज कर पाएगा, यह भी बहुत निर्भर करता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमको ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ अपने रिश्तों को सुधारना है। हमको स्वीकार करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि भाई जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनकी डिफरेंट डाइवर्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स हैं, डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं, उनकी नीड्स को हमको प्रायर करना पड़ेगा, उनकी नीड्स को हमको सेंट्रल रखना पड़ेगा, चाहे वो एशियान हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो। हमको अपने जो रिश्ते हैं इन सब देशों के साथ सुधारने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती जो जापान के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने इन्यूमरेट करी वो ये थी कि भाई कैसे चाइना के साथ रिलेशंस मैनेज किए जाएंगे। देखो, सिक्योरिटी अपनी बढ़ा रहे हो, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहे हो, यह बात सही है। जापान के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए यह सब खर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन 21वीं सदी में एक बात बहुत क्रिटिकल रहेगी
यदि किसी देश ने यह दिखाना है कि हमारी राजनीति बहुत अच्छी है, हमारी रणनीति बहुत अच्छी है, चाहे वो देश अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जापान हो, यह इस बात पे निर्भर करेगा कि आप चाइना को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। Key to determining success or failure of statesmanship in this era will be how do you manage your relations with China peacefully. अगर हम ओलाफ स्कॉल्स की बात करें, जर्मन चांसलर की बात करें, जर्मनी का इतिहास उठा के देखें तो जर्मनी हैज बीन द परपेट्रेटर ऑफ फैशिज्म, ऑथोरिटेरियनिज्म, हिटलर की पॉलिसीज की अगर बात आती है। लेकिन अब जर्मनी भी अपना सबक सीख गया था। चलो, जर्मनी का बंटवारा हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, एक आधा जर्मनी का हिस्सा यूएसएसआर के पास था, एक आधा जो हिस्सा था जर्मनी का, वेस्ट जर्मनी का, वो यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि यूएस और यूके के कंट्रोल में था। अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो ऐसा लगा कि भाई चलो रशिया शायद सुधर जाएगा, रशिया थोड़ा नरम हो जाएगा और रशिया एक बहुत इफेक्टिव पार्टनर बन जाएगा वेस्ट का, यूएसए का। और इसके चलते जर्मनी ने भी अपना जो डिफेंस बजट था और अपना जो मिलिट्री बजट था काफी कम कर दिया। जर्मनी ने फोकस करा अपनी इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो जर्मनी की जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने देखा कि रशिया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लायर हो सकता है। इनफैक्ट जब ये लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन की तो आंकड़े जो हमारे सामने आ रहे थे, हम कहते हैं कि भारत और रशिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है, रशिया भारत का एक रिलायबल पार्टनर है। लेकिन क्या आप जानते हैं जर्मनी रशिया के साथ 6 गुना ज्यादा व्यापार करता है जितना भारत और रशिया का होता है। तो जर्मनी ने वो मौका देखा रशिया के साथ कि रशिया हमारा एक रिलायबल पार्टनर बन सकता है और चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है। ये सब चलता रहा। लेकिन 2007 के बाद, खास करके जब से व्लादिमीर पुतिन ने भागदौड़ संभाली है और व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी गोर्बाचेव की कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ और उन्होंने अपने कंधों पे जिम्मेवारी ली कि मैं वो पुराना इतिहास यूएसएसआर का रिवाइव करूंगा। और 2007 से हम देख रहे हैं कि रशिया जो है ज्यादा बेलिजरेंट हो रहा है, ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, कोशिश कर रहा है कि कौन से वो देश हैं, जॉर्जिया हो, यूक्रेन हो, कि कैसे उनको रोक सके कि वो नेटो के फोल्ड में ना जाए। तो 2007 से हम रशिया का एग्रेशन देख रहे हैं, चाहे वो वॉर इन जॉर्जिया हो, जॉर्जिया के साथ जो रशिया की लड़ाई 2008 में हुई थी, चाहे वो क्रिमियन पेनिनसुला को नेक्स्ट करना हो, या चाहे वो अभी हम जो 1 साल से तमाशा देख रहे हैं। और इस करके बहुत जरूरी है कि जर्मनी भी अपना रोल चेंज करे। तो चेंज रोल ऑफ जर्मनी में पहली बात तो जर्मनी कह रहा है कि हम भी अपनी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहते हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेटो क्या है, कि यूरोप जो है वो अपनी खुद की कलेक्टिव सिक्योरिटी क्यों नहीं बढ़ा सकता, हमेशा नेटो की जो सिरदर्दी है अमेरिका के ऊपर क्यों आए। तो जर्मनी ने अब कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जर्मनी ने बोला कि हम भी 2% ऑफ आवर जीडीपी डिफेंस में इन्वेस्ट करेंगे। बहुत टाइम के बाद ये सिचुएशन आई है कि जर्मनी एक ऐसे देश को सपोर्ट कर रहा है जो कि जंग में है, यानी कि यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। और जर्मनी यूक्रेन को तब तक सपोर्ट करने को तैयार है जब तक जर्मनी की सपोर्ट यूक्रेन को जरूरी है। जर्मनी ने यह भी कहा है कि देखो हम एक बहुत एक्टिव रोल प्ले करेंगे अगर हमने वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज को अगर यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेट करना है। तो बाल्कन पेनिनसुला की जहां पे बात आती है, बाल्कन रीजन क्या है, साउथ ईस्ट यूरोप में आता है। बाल्कन माउंटेन रेंज बुल्गारिया में शुरू होते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी की बात आ जाती है, आपको मैप में भी दिखाता हूं। तो ये आप देख सकते हैं वेस्टर्न बाल्कन कंट्रीज हैं। अब ऐसी 6 कंट्रीज हैं जो अभी प्रोसेस में है एज फार एज द एक्सेशन टू यूरोपियन यूनियन इज कंसर्न। ठीक है, मॉन्टेनेग्रो की बात करें, सर्बिया की बात हो तो इनके एक्सेशन नेगोशिएशंस हैं विद द यूरोपियन यूनियन, ये भी इन प्रोग्रेस हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बेनिया, इनके जो नेगोशिएशंस हैं ये पेंडिंग है सिंस मार्च 2020। और कोसोवो और बोस्निया हर्जेगोविना की बात करें, इनके भी जो नेगोशिएशंस हैं वो अभी शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो याद रहे ये 6 देश आते हैं वेस्टर्न बाल्कन्स में। ठीक है, अब वेस्टर्न बाल्कन्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पे अगर आपके साथ मैं शेयर करूं। ईच ऑफ दीज कंट्रीज दे वांट टू बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर एनलार्जमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड द रीच ऑफ डेमोक्रेसी। और क्रोएशिया जो कि अगेन एक वेस्टर्न बाल्कन कंट्री है, बाल्कन साउथ ईस्टर्न यूरोप में आता है, तो कंफ्यूज मत कर देना, साउथ वेस्ट मत कर देना, साउथ ईस्ट यूरोप है बाल्कन रीजन, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ बाल्कन की बात हो रही है। क्रोएशिया जो है दैट जॉइंट यूरोपियन यूनियन इन जुलाई 2013 और ये बाल्कन पेनिनसुला आ जाता है। तो मोल्डोवा, रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, ये जो आ गया आपका ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बाल्कन्स हो गया। अब आपको पता हो कि जो रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस है ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। अब ओलाफ स्कॉल्स के क्या व्यूज हैं चाइना के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि चाइना का जो राइज इकोनॉमिक राइज आया है, तो जरूरी नहीं है कि हम चाइना को आइसोलेट करें।
जरूरी नहीं है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम कोऑपरेशन को और कम करें। जर्मन चांसलर ने यह कहा है कि जरूरी नहीं है कि अगर चाइना का राइज आया है तो चाइना हेजेमन बनेगा एशिया में, वो ये बात भी कहना चाह रहे हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत डिप्लोमेटिकली वो कहना चाह रहे हैं, कोई यहां पे कंक्रीटली वो बात नहीं कह पा रहे हैं असर्टिवली, क्योंकि अगेन जर्मनी ने अपने रिलेशन चाइना के साथ भी मेंटेन करके रखने हैं। चाइना इनफैक्ट स्टिल रिमेन्स अ वेरी बिग मार्केट फॉर जर्मनी। ये कहते हैं कि कोई भी देश किसी भी देश को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, डोमिनेट नहीं कर सकता। नो कंट्री इज द बैकयार्ड ऑफ एनी अदर कंट्री। तो चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो गल्फ रीजन हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, कोई भी देश, कोई भी ताकतवर देश जो अपने आप को ताकतवर कहता है, किसी भी देश को, किसी भी दूसरे देश को, चाहे वो छोटे साइज का क्यों ना हो, उसको डोमिनेट नहीं कर सकता। जर्मनी ने कंसर्न्स यहां पे शो करे एज फार एज चाइना की जो अप्रोच है टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स, जो अट्रॉसिटीज ऑन द ईगर मुस्लिम्स हो रही हैं इन द जिनजियांग रीजन, और जर्मनी ने यहां पे कंसर्न्स शो करे जो झगड़े हैं चाइना और जापान के इन द ईस्ट चाइना सी या द साउथ चाइना सी या ताइवान के साथ जो चाइना के झगड़े हैं। और जर्मनी ने यह भी कहा कि हमको कोऑपरेट करना पड़ेगा विद द डेमोक्रेसीज आउटसाइड द वेस्ट। यहां पे वो बात इंडिया की कर रहे हैं कि जहां तक डेमोक्रेसीज की बात आती है तो डेमोक्रेसीज केवल अटलांटिक ओशन तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी पैसिफिक ओशन में भी है, डेमोक्रेसीज पूरी दुनिया में है, तो बाकी डेमोक्रेसीज के साथ भी हमको एंगेज करना पड़ेगा। कंक्लूजन, अभी तक तो दोनों देश अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, लेकिन दोनों देशों ने यहां पे अपनी मंशा सामने रखी है कि अपनी सिक्योरिटी अपैरेटस को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत और जापान की नजदीकियां बढ़ रही हैं, बिकॉज भारत और जापान के काफी अच्छे संबंध हैं पिछले 70-75 सालों से। इनफैक्ट अभी रिसेंटली वीर गार्डियन एयरफोर्स एक्सरसाइज दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में भी कंडक्ट करी गई थी जापान के एयरफोर्स स्टेशन में। तो अगर जापान अपनी सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दोनों के लिए, इंडिया जापान के लिए कॉमन चैलेंज कौन है? चाइना। इंडिया और जर्मनी के लिए कॉमन चैलेंज चाइना नहीं बनता जितना इंडिया और जापान के लिए कॉमन चैलेंज चाइना बनता है। अगला आर्टिकल फिर आईआर से संबंधित है, ओरिएंटेड है। थोड़ा ये आर्टिकल की डिस्कशन लंबी जरूर चलेगी थी, बट उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी ना। अब एक रीसेंट, अब ये सुहासिनी हैदर जी ने आर्टिकल लिखा है, हिंदू में आया है, लीड आर्टिकल है हिंदू का। ये कहते हैं कि रीसेंट वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि अगर हम प्रदूषित हवा की बात करें तो लगभग 20 लाख लोग मारे जा रहे हैं साउथ एशिया में। साउथ एशिया में गरीबी बहुत है, साउथ एशिया में प्रदूषण बहुत है। 10 में से 9 शहर जो जहां पे जो एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है वो साउथ एशियन सिटीज हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब साउथ एशिया में हिमालय पर्वत भी है, हिंदू कुश माउंटेन्स भी है, अरेबियन सागर भी है, बंगाल की खाड़ी भी है, हम नीचे इंडियन ओशन को बात करते हैं तो कितनी सारी जगहें हैं साउथ एशिया में, कितने सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। ज्योग्राफी इज सो रिच इन साउथ एशिया, बट लुक एट द सिचुएशन ऑफ साउथ एशिया, सो पोल्यूटेड, एयर इज सो पोल्यूटेड ओवर हियर। 20 लाख लोग मारे जा रहे हैं। सरप्राइजिंगली छोटे से भूटान की बात करें, ठीक है, भूटान जीडीपी से ज्यादा ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स को बहुत महत्व देता है। भूटान की बात करें तो यहां पे ये पाया गया है कि जो PM 2.5 कंसंट्रेशन है ये 3 गुना ज्यादा है WHO के लिमिट्स, जो WHO ने लिमिट्स प्रिस्क्राइब करे हैं। मालदीव्स की भी बात करें, मालदीव्स में भी बहुत ज्यादा जो विजिबिलिटी की बात करें, हम स्मोक की बात करें, वहां पे भी बहुत बढ़ रही है। विजिबिलिटी चैलेंज मालदीव्स में भी काफी आ रहा है। मालदीव्स की सरकार किसको यहां पे जिम्मेवार ठहराती है कि जो विंड्स फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स, यानी कि इंडिया से जो हवा आ रही है वो मालदीव्स की हवा को भी प्रदूषित कर रही है। नॉट ओनली दिस, देखिए अब जहां पे प्रदूषित हवा की बात आती है तो प्रदूषित हवा की जो चैलेंज है, जो समस्या है, जो लोग मारे जाते हैं, वो केवल साउथ एशिया में नहीं है, बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। चाइना की बात हो, यूरोप की बात हो, एशियन रीजन हो। लेकिन अगेन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, एयर पोल्यूशन को डील करने के लिए ये तो नहीं है ना कि इंडिया आज एयर पोल्यूशन को डील कर रहा है तो हमारे दरवाजे बंद हो गए, हम साफ हो गए। हमने एक रीजनल अप्रोच लेके आनी है। यूरोप एक रीजनल अप्रोच के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है एज फार एज द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन इज कंसर्न्ड। एशियन एक रीजनल अप्रोच की बात कर रहा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। बट चाइना में, बीजिंग में जो एयर क्वालिटी लेवल्स है काफी इंप्रूव कर चुके हैं, मच बेटर देन दिल्ली। तो अगेन हमको एक रीजनल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है। साउथ एशिया में गरीबी बहुत है, बिजली नहीं है, प्रदूषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो एक रीजनल अप्रोच यहां पे लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहें कि हम अपने आप को साफ रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, उससे हम बच जाएंगे, तो लेकिन बाकियों का क्या? हमको सबके साथ यहां पे एक कंसेंसस दिखाना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट ये जो आई थी वर्ल्ड बैंक की, जहां पे मेंशन करा गया एयर पोल्यूशन के बारे, जिसके कारण 20 लाख से ज्यादा लोग साउथ एशिया में मारे जाते हैं, इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है इस रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, जहां पे पीरियोडिकली साइंटिस्ट
ऑफिशियल्स या मिनिस्टर्स या लीडर्स फ्रॉम दी प्राइवेट सेक्टर वो आके एंगेज कर सके, कन्वर्सेशन कर सकें, कोई सोल्यूशन निकाल सके। ना तो ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है और ना ऐसा कोई मैकेनिज्म आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करे, इस बात की जो संभावना है वो भी बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? साउथ एशिया इतना पैसिव रिस्पॉन्डर क्यों है टू द क्राइसिस? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अपने मुद्दे हैं वो हमेशा साउथ एशिया को इंटीग्रेट होने में रोकते हैं। द वेरी फैक्ट दैट 2014 के बाद कोई सार्क समिट नहीं हुआ। नाउ अब यहां पे इस आर्टिकल में मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, सुहासिनी हैदर थोड़ा क्रिटिसाइज इंडिया को भी कर रहे हैं कि इंडिया क्यों कोशिश नहीं करता सार्क को स्ट्रेंथन करने के लिए। अब अगेन, अभी आपने कल पढ़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आया था कि भी हमने अपना सबक सीख लिया है, 3 बारी लड़ाइयां करी हैं भारत के साथ, हम अपना सबक सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अभी अर्थव्यवस्था की भी बात करें, बहुत बदतर है। पाकिस्तान में लोगों के पास खाना खाने को नहीं है, पानी पीने को नहीं है, फ्लड्स आए थे पीछे पाकिस्तान में, बहुत बुरी हालत में पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो क्या ये उचित समय है कि पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठ के बातचीत करी जा सकती है, उनको सुधारा जा सकता है? बिकॉज ऑलरेडी वो सुधरने को तैयार हो चुके हैं, अब ऐसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है। लेकिन बात यहां पे रियलिस्टिकली ये आती है कि साउथ एशिया में इस तरह की इंगेजमेंट्स बहुत कम है, पीरियोडिक बातचीत नहीं हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट में हो, चाहे वो सिक्योरिटी फ्रंट में हो, या वो एनवायरमेंटल फ्रंट में हो। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जहां पे हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करने की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर हम एक साउथ एशियन एनर्जी ग्रिड भी बना सकते हैं। लेकिन सच ये है, जो बिटर ट्रूथ वो ये है कि हर एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज, दुनिया भर में जो समस्याएं आ रही हैं, कोरोना हो, यूक्रेन की वॉर हो, रिसेशन की प्रॉब्लम हो, इस सब चैलेंजेस को लड़ने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनी इंटीग्रेशन हम कर पा रहे हैं? सो व्हाई नीड फॉर मोर रीजनलिज्म? यहां पे ये 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे गए हैं। टेररिज्म, सिचुएशन हैपनिंग इन अफगानिस्तान, या कोविड की बात करें, नए नए वेरिएंट्स कोविड के आ सकते हैं आने वाले टाइम में भी, या अभी आईएमएफ के डायरेक्टर ने बोला कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी विल बी हेडेड टुवर्ड्स रिसेशन, यूक्रेन का वॉर हो, क्लाइमेट चेंज क्राइसिस हो। तो ये सब कारणों के कारण हम अपनी कोऑपरेशन साउथ एशियन रीजन में और बढ़ा सकते हैं। रीजनल फिजर्स की बात करें, पाकिस्तान कहता है भाई हम तब तक भारत से नहीं बात करेंगे जब तक कश्मीर का मुद्दे का हल नहीं होता। अब कश्मीर का ये आप हर एक चीज के लिए आप कश्मीर का मुद्दा लेके आ जाते हैं, है ना। एक तरफ आप कहते हैं कि भी हम अपना सबक सीख चुके हैं, हमने आपके साथ 3 लड़ाइयां करी हैं, हमारा बहुत सारा पैसा बहा है, बहुत सारे आदमी मारे गए हैं, बहुत सारे प्रेशियस रिसोर्सेज वेस्ट हुए, लेकिन फिर भी आप बार बार कहते हैं कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो। नाउ पाकिस्तान ऑल्सो स्टैंड्स टू मिस आउट ऑन बीइंग पार्ट ऑफ द साउथ एशियन एनर्जी ग्रिड, जहां पे हमारा सपना क्या है, एनर्जी ग्रिड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। हमने तो ये ऑप्शन दिया था पाकिस्तान को 2014 की सार्क समिट में, पाकिस्तान ने बैकआउट कर दिया कि चाहे रीजनल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी में हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, हम नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी देश हमारे साथ हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड पॉसिबली श्रीलंका। फिर यहां पे सुहासिनी हैदर हमको थोड़ा, भारत को थोड़ा यहां पे कह रहे हैं, भारत यानी कि फॉरेन पॉलिसी को यहां पे थोड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक तरफ हम बात करते हैं कि ये दुनिया एक फैमिली है, एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, और हम कोई भी झगड़ा हो, कोई भी मसला हो तो डिप्लोमेसी के जरिए, डायलॉग के जरिए उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन जब बात साउथ एशिया की आती है तो वासुदेव कुटुंबकम क्यों नहीं है? क्यों ऐसा है कि लगभग 9 साल हो चुके हैं, लगभग 10 साल हो चुके हैं कि सार्क का समिट नहीं हुआ? ये क्वेश्चन, अगेन यहां पे उनके ओपिनियंस हैं, है ना, यहां पे सुहासिनी हैदर जी के ओपिनियंस को हम एनालाइज कर रहे हैं। वो क्वेश्चन उठाते हैं कि जब हम ये अप्रोच लेके हर जगह जाते हैं, आज G20 की भागदौड़ हमारे पास है, तो ये अप्रोच वासुदेव कुटुंबकम की अप्रोच हम साउथ एशिया में क्यों नहीं लेके आ सकते हैं? जरा सोचने वाली बात है। अभी हमने रिसेंटली ग्लोबल साउथ समिट रखा था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट रखा था, तो ऐसा समिट हम एक रीजनल लेवल पे क्यों नहीं रख सकते हैं? क्यों नहीं हम पाकिस्तान को भी इनवाइट कर सकते हैं? ये सवाल सुहासिनी हैदर उठा रहे हैं। हम ऐसी रीजनल कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज को कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, कोविड के समय हमने बहुत सारे अपने नेबर्स को, हमने बांग्लादेश को, भूटान को, नेपाल को, मालदीव्स को हमने राहत पहुंचाई, कोविड की दवाइयां दी, कोविड-19 वैक्सीनेशन मेडिसिन हमने दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पोटेंशियल बहुत है रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ाने का। क्या उस पोटेंशियल को मिस तो नहीं कर रहे हैं? अगेन बात वही आती है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस की बात आती है। पाकिस्तान कहता है कि भी कश्मीर हमारा स्टिकिंग पॉइंट है, जब तक कश्मीर के मुद्दे का हल नहीं होगा तब तक हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगेन पाकिस्तान अलाउ तो कर रहे हैं ना इंडियन व्हीट टू ट्रैवल टू अफगानिस्तान। नाउ वी डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान, वी हैव टू, ऑल्दो वी हैव अनदर अल्टरनेट रूट, वी कैन ऑल्सो गो थ्रू द चाबहार पोर्ट, बट नेवरदलेस पाकिस्तान इज स्टिल अलाउइंग दिस ह्यूमैनिटेरियन एड टू रीच अफगानिस्तान। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, कि बम बंदूक के साथ बातचीत नहीं होती है ना। बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बम बंदूक के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। ठीक है, हम अगर बातचीत करेंगे तो अमन शांति के साथ करेंगे।
और हम क्यों कहते हैं कि बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। लेकिन अगेन यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं सुहासिनी हैदर कि फिर हम तालिबान के लीडर्स के साथ, सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ बातचीत क्यों कर रहे हैं? नाउ दैट इज अ मैटर ऑफ अ डिफरेंट डिबेट कि इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो डिबेट हम इस आर्टिकल में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि यदि आपका स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म है तो आप तालिबान के साथ भी तो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं दो बातें कर लेते? ये वो सवाल उठाते हैं। कंफर्ट इन रीजनलिज्म, मैं ये बात बार बार कहता भी रहता हूं आईआर के लेक्चर्स में भी, कि अगर आपने ब्राजील के साथ ट्रेड करना है ना तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपने चीनी आपने पाकिस्तान से मंगानी है तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आपने वही शुगर ब्राजील से मंगाना है आपको सस्ता पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक बार बार कहता है कि द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इकोनॉमिकली, द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन इज साउथ एशिया। सो व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट? बाकी जगहों में देखें, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, गल्फ रीजन को देखो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को देखो, वहां पे तो रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है, तो यहां पे रीजनलिज्म क्यों नहीं है? ठीक है, अब यहां पे वो ये भी कहते हैं कि शायद, अब मैं इस बात को अग्री नहीं करूंगा, वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का एंड होने वाला है ना, कि अभी यूक्रेन का वॉर हुआ, पैंडेमिक हुआ, कि ग्लोबलाइजेशन खतरे में है और फिर से जो कंसेंसस होगा, जो इंटीग्रेशन होगा, रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो रीजनलिज्म के बेसिस पे होगा। अब आप इस बात को स्वीकार कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज वेरी मच हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज नॉट गोइंग टू पेरिश, लेकिन इंडिया डजंट फाइंड कंफर्ट इन रीजनलिज्म, ये बात वो एंड में एड्रेस करते हैं। लास्ट आर्टिकल, फॉक्स इन द हेन हाउस। तो फॉक्स इन द हेन हाउस यानी कि लोमड़ी मुर्गियों के घर में। अब अगर लोमड़ी मुर्गियों के घर में है तो मुर्गियों को खतरा है कि लोमड़ी जो है, जो फॉक्स है, वो मुर्गियों को खा जाएगा, मुर्गियों के अंडे को भी खा जाएगा। अब लेकिन यहां पे बात क्या हो रही है? सो फॉक्स इन द हेन हाउस मींस एन इमिनेंट डेंजर, एन इमिनेंट थ्रेट। तो डेंजर किसको है? अभी ये जो डिबेट है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में फिर से हमारे सामने आ चुका है। एग्जीक्यूटिव कह रहा है, यानी कि एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि हम अपना पलड़ा भारी चाहते हैं अगर जजेस की नियुक्ति की बात आती है उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। अब आपको याद होगा एनजेसी एक्ट के बारे, एनजेसी एक्ट के चलते उस वक्त 2015 में एनजेसी एक्ट को बिल्कुल स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था। यह कहा गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को वायलेट करता है, कि भी एक जो बैलेंस जो होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, उस बैलेंस को बिगाड़ता है ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था। अभी तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश क्या है? अगर हम जजेस की बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, एज ऑफ द लॉ स्टैंड्स टुडे, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कंप्राइज करता है सीजीआई को, तो कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करता है जजेस को। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कंप्राइजेस द सीजीआई एंड दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। और अगर जजेस टू सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, अगर जजेस टू सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की बात आती है, उच्चतम न्यायालय में जजेस की नियुक्ति की बात आती है, तो कोलिजियम कंप्राइज करता है सीजीआई को और 4 सीनियर मोस्ट जजेस को। ठीक है, वो रेकमेंड करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। कन्वेंशन तो यही है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, अगला सीजीआई वही बनता है। अब ये इवैल्यूएशन कमेटी की बात किरण रिजिजू ने कही है। अब किरण रिजिजू कहते हैं कि एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी हो जो कि तय करे कि हाँ, जो नाम सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने हमारे सामने रखे हैं, सरकार के सामने रखे हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए, तो क्या वो नाम सही है कि नहीं, इसके लिए एक सर्च इवैल्यूएशन कमेटी बनानी चाहिए। इंदिरा जयसिंह कहती हैं कि क्या इस इवैल्यूएशन कमेटी की जरूरत है? जब कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड इतने सालों से है कि भी जिस तरह से नियुक्ति जजेस की जा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, तो आज एकदम से ये सर्च कम इवैल्यूएशन कमेटी बनाने की जरूरत तो नहीं है, जबकि ऑलरेडी जो क्राइटेरिया है वो वेल एस्टैब्लिश्ड है कोलिजियम सिस्टम के चलते। तो क्यों ये सर्च और इवैल्यूएशन कमेटी बनानी हो? उसके बाद जो इवैल्यूएशन ऑफ जुडिशियल परफॉर्मेंस है, अब आप इस पैरामीटर को अगर आपने असेस करना है, उसके लिए जो जजेस हैं वो ही इस बात को अच्छी तरह से इवैल्यूएट कर पाएंगे एज फार एज द जुडिशियल परफॉर्मेंस इज कंसर्न। इस बात में अगर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस दिखाता है तो एग्जीक्यूटिव शायद इतना कॉम्पिटेंट नहीं है इस पैरामीटर पे जुडिशरी को असेस करने के लिए, बिकॉज जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं, जो फैसले होते हैं, उसमें काफी एकेडमिक क्रिटिक भी आता है। ठीक है, अब इस एकेडमिक क्रिटिक को करने के लिए, समझने के लिए एग्जीक्यूटिव के पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। तो देयरफॉर इन कारणों के करके इंदिरा जयसिंह कहते हैं कि जो सजेशन लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा आया है कि एक सर्च कमेटी बनाया जाए, है ना। अब सर्च कमेटी में कौन होंगे? अब सर्च कमेटी में क्या जजेस होंगे या सर्च कमेटी में सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे? यहां पे बात तो ये आती है ना। अब आपने एनजेसी एक्ट को चलो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, अब ये सर्च और इवैल्यूएशन कमेटी में अगर सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हो तो अगेन वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है, बैलेंस ऑफ पावर को वायलेट करता है।
अब ये जो प्रपोजल है किरण रिजिजू जी के द्वारा जो आया है हमारे सामने, वो कहते हैं कि ये फॉक्स टू द हेन हाउस वाली बात है, यानी कि इमिनेंट डेंजर है, इमिनेंट थ्रेट है, कि ये प्रपोजल जो है ये डिस्ट्रक्टिव है टू द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, हम कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारा प्रिंसिपल नहीं है जैसे अमेरिका में है कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटिव एंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव। नहीं, हम यहाँ पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात आती है ना। अगर आपने चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए आपने अगर देखना है कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन सरकार के द्वारा तो नहीं बनाई जा रही है जो कि बहुत ओवर रीच कर रही है, जो कि अपनी डिस्क्रिशन का यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है, तो जुडिशरी वो बैलेंस लेके आती है। अब अगर किरण रिजिजू ने कहा है कि ऐसी कमेटी बनाई जाए, अब उस कमेटी में अगर सरकार के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो तय करेंगे कौन से जजेस नियुक्त किए जाएंगे, तो ये फिर चेक्स एंड बैलेंसेस वाली बात कहां पे आएगी फिर? तो वो सो दिस वुड डिस्ट्रॉय द वेरी फंक्शन ऑफ द कोर्ट टू कीप द चेक्स ऑन द अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये चेक्स एंड बैलेंसेस इज अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी टू सर्वाइव एंड टू थ्राइव। अब एनजीएससी केस की अगर हम बात करें तो एनजीएससी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, ये जो आपका प्रस्ताव है एनजीएससी का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को डिस्ट्रॉय करेगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है ना। अब सजेशंस क्या हैं टू भारत सरकार? यहां पे इंदिरा जयसिंह कह रही हैं कि देखिए, दो तरीके थे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ने आपका जो कानून था, जो आपने जो लेजिस्लेशन बनाया था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो रद्द कर दिया था, दो तरीके थे। या तो पहली बात तो ये थी कि आप जिस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट निकाली थी, जिस आधार पे एनजीएससी को स्ट्राइक डाउन किया था, आप उस आधार पे एक और कानून बना दें। लेकिन अगेन वो जो कानून बनाएंगे, अगर आप एक और अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहेंगे, नॉट एनजीएससी, सम अदर अपॉइंटमेंट कमीशन, अब उस कानून को भी तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात, आप अपील करते सुप्रीम कोर्ट में कि भी आपने एनजीएससी को आपने रिपील करा है, आपने स्ट्राइक डाउन करा है, तो हम सरकार कह सकती थी कि हम ये चाहते हैं कि इस केस की सुनवाई एक लार्जर बेंच के द्वारा हो। लेकिन सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। अब ये 2015 की बात है, आज 2023 आ चुका है। 8 सालों से जजेस की नियुक्ति तो हो रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी, तो आज एकदम से ये ख्याल कहां से आया? Significantly, the law minister letter does not spell out the criteria to be followed for the appointments to the high court. अब सबसे बड़ी बात यहां पे ये आती है कि जो आपने ये जो सर्च एवैल्यूएशन कमेटी बनानी है, इस कमेटी में होंगे कौन? इंदिरा जयसिंह कहते हैं कि इस कमेटी में जजेस को ही होना चाहिए, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव्स को नहीं होना चाहिए। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी में कौन से लोग बैठे जाएंगे, वो क्राइटेरिया को भी जजेस ने ही डिफाइन करना है। आज ये जो आर्टिकल आया है, यहां पे ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट थोड़ा यहां पे ओपिनियंस दिए गए हैं। हो सकता है कि कल कोई और आर्टिकल आए जहां पे एक और बैलेंस्ड अप्रोच हमारे सामने आती है कि क्यों ये जो फैसला है सरकार के द्वारा सही है। तो अगर ऐसा आर्टिकल आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, ग्रोइंग रीजनलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ पेनिशिया, एज अ सोल्यूशन ड्यूरिंग अनसर्टन टाइम। जैसे आज के टाइम पे हम अनसर्टन टाइम्स देख रहे हैं, वॉर इन यूक्रेन हो, ग्लोबल रिसेशनरी ट्रेंड हो, तो रीजनलिज्म अच्छा माना जाता है, रीजनलिज्म की अप्रोच अच्छी मानी जाती है, सोल्यूशन मानी जाती है ड्यूरिंग दीज अनसर्टन टाइम्स। लेकिन हाउएवर साउथ एशिया रिमेन्स एन एक्सेप्शन टू दिस। कमेंट करें 250 वर्ड्स में, और अगर आप कमेंट कर यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, लिख के पोस्ट करना चाहते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट कर सकते हैं। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद बीन्स आंसर राइटिंग। यदि इस ग्रुप का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको ये लिंक दिखाई देगा, लिंक को क्लिक करेंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर शेयर करने की यहाँ पे कोशिश होती है। बहुत दिनों से कोई ज्यादा पार्टिसिपेशन हम आंसर राइटिंग में नहीं देख रहे हैं, इस करके किसी बच्चे के हम आंसर नहीं जज कर सकते कि बेस्ट आंसर किसका है किसका नहीं है। तो मैं अपील करूंगा फिर से कि देखिए, अभी ठीक है प्रीलिम्स पास में है, लेकिन जो बच्चे थोड़े एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी 2 या 3 बार अपना यूपीएससी का एग्जाम लिख चुके हैं, चाहे वो प्रीलिम्स क्लियर किया है कि नहीं उन्होंने नहीं क्लियर किया, लेकिन आपका जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस तो आप सबने लिखना ही है। तो कुछ 15-20 दिन और 25 दिन और अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें बुराई नहीं है। तो मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप आंसर जरूर लिखें। चलिए, आज की डिस्कशन में इतना ही रहेगा, बाकी मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।